आज के इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बायोलॉजी का एक चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अब नोट से पढ़ेंगे किसी भी चीज़ को तो वो ज़्यादा याद रखने में और ज़्यादा देर तक आप उसको याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है वो साइटोलॉजी, यानी कोशिका के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देखिए, इसका परिभाषा क्या है। कोशिका का परिभाषा है प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। देखिए, उसके बाद है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया एक पुस्तक है जो कि कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन करता है। इसकी रचना की बात करें, माइक्रोग्राफिया किसने लिखा था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखा था। अब देखिए, कोशिका का आकार का मापन। अब कोशिका का आकार को किस में मापते हैं, तो कोशिका के आकार को जिसमें मापते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोन। अब देखिए, माइक्रोन के बारे में दिया गया है कि कोशिका का आकार 0.5 U से 20 U तक होता है। इसमें माइक्रोन में जो है सूक्ष्म जीवों का मापन किया जाता है, और कोशिका भी एक सूक्ष्म जीव है, इसलिए उसका मापन माइक्रोन में किया जाता है। उसके बाद है सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइक्रोप्लाज्मा होता है। अब बात करें सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। वहीं बात करें कि मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, तो मनुष्य में जो है सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। अब बात करें कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। उसके बाद बात करें कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका, तो मनुष्य में जो है सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। ये जो तंत्रिका कोशिका है ये मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि संख्या के आधार पर कोशिकाओं को दो प्रकार होते हैं। पहला है एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। देखिए, एक कोशिकीय में शरीर केवल एक कोशिका से निर्मित होता है, जबकि बहुकोशिकीय में शरीर अनेक कोशिका। अब हम बात करते हैं कि कोशिका का विकास, यानी कोशिका के बारे में कैसे कैसे विकास होते गया वैज्ञानिकों से। देखिए, 1590 में जो है जेड जैनसन तथा एच जैनसन ने माइक्रोस्कोप खोजा था। उसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मृत कोशिका की खोज की। तो ये जेड जैनसन तथा एच जैनसन ने जो माइक्रोस्कोप खोजा था उसी से ये रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को खोजा था। देखिए, कोशिका लैटिन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा, और ये जो रॉबर्ट हुक थे कोशिका को कॉर्क के टुकड़े में खोजे थे। उसके बाद है 1674 में जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने ही जीवाणु को भी खोजा था, और प्रोटोजोआ, आरबीसी, इन सब को ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। उसके बाद बात करते हैं 1831 आया। उसके बाद 1831 में जो है रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। ये जो केंद्रक होता है ये कोशिका के अंदर ही होता है। उसके बाद 1838 से 39 में स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत ये होता है कि कोशिका के बारे में बताया गया स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं 1839 में पुरकिंज एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने जीव द्रव नाम दिया। कोशिका के अंदर जो होता है जीव, कोशिका के अंदर पानी जैसा भरा होता है जिसका पुरकिंज ने जीव द्रव नाम दिया। उसके बाद 1846 आया। 1846 में वान मोल ने जीव द्रव खोजा। ये नाम दे दिया कि ये कोशिका के अंदर जो है वो जीव द्रव है, लेकिन उसको 1846 में जाके वान मोल ने खोजा था। उसके बाद 1855 में बिरचौ ने कहा कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिका से होता है। यानी बिरचौ नामक एक वैज्ञानिक ने कहा कि जब नया कोशिका का निर्माण होता है वो पहले ही मौजूद कोशिका से होता है। उसके बाद 1861 आया। मैक्स सुल्ज ने कोशिका को जीव द्रव पिंड बताया, यह मत प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाया। उसके बाद 1931 में दो वैज्ञानिक एम नॉल तथा ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। उसके बाद बात करते हैं अब कोशिका के अब हम कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं, जो कि कोशिका का ही एक अंग है। देखिए, ये जो कोशिका झिल्ली होता है ये पादप एवं जंतु दोनों में होता है कोशिका झिल्ली।
जैसे मान लीजिए कोशिका, इसके बाहर जो ये है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका के चारों ओर होता है। इसका निर्माण जो है लिपिड और प्रोटीन से होता है, जिसको कि लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये 75 एंगस्ट्रम मोटा होता है। यह अर्धपारगम एवं चलनात्मक पारगम होता है, यानी ये अर्धपारगम होता है, कुछ पदार्थ को अपने अंदर आने देता है, कुछ को नहीं। कोशिका जीव में सीलिया, फ्लैजेला तथा कूटपाट का निर्माण ये कोशिका झिल्ली ही करता है। सीलिया क्या होता है कि कोशिका, जैसे ये कोशिका है, कोशिका ये देखिए ये कोशिका, इसमें ऐसे ऐसे करके होता है सीलिया, जिसके कारण कोशिका आगे बढ़ पाता है, जिसको कि सीलिया कहते हैं। प्रासरण तथा विसरण की क्रिया संपन्न। प्रासरण यानी अपने अंदर कुछ पानी को सोखता है, कुछ को बाहर निकालता है, उसी को प्रासरण एवं विसरण कहते हैं। इसके संबंध में सिंगर तथा निकोलसन ने तरल मोज़ेका मॉडल दिया। देखिए कोशिका के झिल्ली के बारे में मॉडल, तरल मोज़ेका मॉडल, यानी कि एक मॉडल दिया जिसमें बताया कि कोशिका झिल्ली के बारे में सब कुछ। ये दिया था सिंगर तथा निकोलसन नामक 2 वैज्ञानिक ने। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो देखिए कोशिका भित्ति जो होता है पादप तथा कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर होता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप यानी पेड़ पौधे और कवक में ही होता है कोशिका भित्ति। ये जंतु की कोशिका में नहीं होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। निर्माण सेलुलोज से, एग्जाम में पूछा जाता है कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, तो कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। निर्जीव संरचना एवं पारगम्य होता है। ये निर्जीव संरचना होता है कोशिका भित्ति। पारगम यानी सभी पदार्थ को अपने से अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है। कोशिका भित्ति के निर्माण में गोल्जी काय सहायक है, यानी गोल्जी काय जो है ये कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक है, यानी कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है, गोल्जी काय। अब कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, यानी कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनी होती है। अब बात करते हैं जीव द्रव के बारे में। देखिए जीव द्रव की खोज किया था पुरकिंजे ने। जीवन का भौतिक आधार कहा हैक्सले ने, यानी हैक्सले नामक व्यक्ति ने कहा कि जीव द्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव में 80% जल होता है। सभी जैविक क्रिया इसी के अंदर, यानी जो भी कोशिका में जैविक क्रिया होती है जीव द्रव के अंदर ही होता है। यह 2 प्रकार का होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। देखिए मान लीजिए ये कोशिका है, यहाँ पे जो भरा हुआ है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव, और बीच में यहाँ पे एक केंद्रक होता है, केंद्रक में जो भरा होता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। इन दोनों को मिला देते हैं तो वही जीव द्रव इसका नाम पड़ जाता है। अगला अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्ट नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ये जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसके आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें जो अंदर दीवार होता है उसको क्रिस्टी कहते हैं। निर्माण, इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण दोहरी कोशिका झिल्ली से होता है। बेंडा ने इनका नाम माइटोकॉन्ड्रिया, एक वैज्ञानिक थे बेंडा, उन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था और खोज किया था इसका अल्टमैन ने। इसमें 70 ऐसे राइबोसोम एवं डीएनए उपस्थित होता है। देखिए उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन पूर्ण होता है। इसमें O2 उपस्थित होता है। 38 ATP का निर्माण होता है और 2 ATP बनने में खर्च हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप ATP तथा ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें 70 ऐसे राइबोसोम एवं डीएनए पाया जाता है। तो एग्जाम में पूछता है कि कोशिका के किस अंग में केंद्रक को छोड़ के डीएनए पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है अगला अंग है कोशिका का अंतःपर्दीय जालिका ER। इसकी खोज किया था के पोर्टर ने। ये ER इसको कोशिका का कंकाल भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका में जो है ये हड्डी की तरह वो मजबूती देता है अंदर से, जिसके कारण इसको कोशिका का कंकाल कहते हैं। नलिकाल संरचना कोशिका को अंदर से आंतरिक सहायता देती है, वही लिखा हुआ है। यह 2 प्रकार की होती है, रफ ER और स्मूथ ER।
बात करें रक्त की, रक्त पर राइबोसोम पाया जाता है और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है रफ वाला। स्मूथ वाला इस कोशिका के विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय, यानी जो कि कोशिका में जहरीला पदार्थ होता है उसको स्मूथ वाला निष्कासित यानी बाहर निकाल देता है। उसके बाद कोशिका का अगला अंग है राइबोसोम। देखिए राइबोसोम की खोज किया था पायलाडे ने। कोशिका का सबसे छोटा अंग है राइबोसोम। पूछता है कि कोशिका में सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम का निर्माण प्रोटीन प्लस आरएनए से होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम होता है। कोशिका का अगला अंग है वो है गोल्गी काय। कोशिका का अगला अंग जो है वो है गोल्गी काय। इसकी खोज किया था कैमिलो गोल्गी ने। तो गोल्गी काय की खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था। इसी के नाम पे इसका नाम गोल्गी काय रखा गया है। यह प्लांट सेल में इसे डिक्टिओजम कहते हैं। पादप कोशिका में सेलुलोज का स्त्रावन, यानी पादप कोशिका के बारे में जो पढ़े उसमें सेलुलोज का निर्माण यही गोल्गी काय ही करता है। इसे कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। लाइसोसोम का निर्माण करता है ये गोल्गी काय। एकल संरचना को सिस्टर्न कहते हैं। ये गोल्गी काय में जो एकल संरचना होता है उसको सिस्टर्न कहते हैं। इसका तस्वीर यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से कोशिका में रहता है। अगला है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज जो है वो बोबेरी ने की थी। कार्य है सेंट्रोसोम का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है कोशिका का विभाजन, यानी जो कोशिका होता है उसको दो भागों में बांट देता है ये सेंट्रोसोम। ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है और मस्तिष्क में बताए थे आपको कि तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। ये मस्तिष्क में नहीं होने के कारण वहाँ पे तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं कर पाता है ये सेंट्रोसोम, और जिसके कारण सर में चोट लगता है तो आदमी की मृत्यु हो जाता है। इस सेंट्रोसोम की आकृति जो होता है बेलन जैसी होता है, देख सकते हैं यहाँ पे आकृति आप। चारों ओर वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित धागे जैसी संरचना सेंट्रोल कहलाता है। इसमें देख सकते हैं चारों तरफ वृत्त जैसी संरचना होता है जिसको सेंट्रोल्स कहा जाता है। उसके बाद अगला अंग है कोशिका का लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। कोशिका के अंदर पाचन का कार्य यही करता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली भी इसको लाइसोसोम को कहते हैं। जब कोई कोशिका का अंग काम नहीं करता है तो ये फट जाता है, जिसके कारण कोशिका वहाँ का मर जाता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी बॉडी करता है। तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्गी बॉडी। इसे कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका लाइसोसोम का तस्वीर बना हुआ है। तो लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं केंद्रक को। केंद्रक में निम्न संरचना होती है, केंद्रक, द्रव, केंद्रिका। केंद्रक में जो होती है दो ठो संरचना होता है, एक होता है केंद्रक द्रव और एक होता है केंद्रिका। केंद्रक द्रव जो होता है केंद्रिका के अंदर उपस्थित होता है। जैसे मान लीजिए ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, इसके अंदर जो द्रव होगा यहाँ पे उसको केंद्रिका द्रव बोलते हैं। और ये केंद्रिका, केंद्रक के अंदर गोलाकार संरचना होता है। ये केंद्रक है तो इसमें एक छोटा सा संरचना गोल होगा जिसको कि केंद्रक बोलेंगे। इसका खोज जो है केंद्रिका का फोंटाना ने किया था, नाम दिया था बोवेन ने। निर्माण इसका किससे होता है, तो गुणसूत्र से इसका निर्माण होता है। यह कोशिका के विभाजन के समय नहीं दिखता है। उसके बाद अगला अंग है रसधानी। रसधानी जो है निर्जीव संरचना होता है और ये सिर्फ रसधानी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतु कोशिका में पाया भी जाता है तो बहुत छोटा रहता है। वही है, जल को संचित रखना इसका काम है रसधानी का। जंतु में छोटा एवं पादपों में बड़ा पाया जाता है। कोशिका द्रव में कुछ नवीन संरचनाएं होती है, जैसे ये सब दिया हुआ है। सफरी सोम्स, पौधों की कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है इसको। वसा का संश्लेषण तथा संग्रहण यही करता है। कोशिकीय पंजर, ये सब रसधानी का
नवीन संरचनाएं हैं। कोशिकाएं पंजर प्रोटीन का बना सूक्ष्म तंतु या जाल है, कोशिका की आकृति बनाए रखता है। उसके बाद है पेरोक्सिसोम, प्रकाशीय शोषण में मदद करता है। H2O2 का भी उत्पादन ये करता है। उसके बाद है माइक्रोट्यूब्स, देख सकते हैं माइक्रोट्यूबलेस है, ये कोशिका को गति कराने में सहायक होता है। पूरे कोशिकाएं द्रव में फैली होती है। ये माइक्रोट्यूब्स कि कोशिका का प्रकार, तो कोशिका दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है यह प्रारंभिक कोशिका होता है। इसमें कोशिका झिल्ली होता है, 70 एस राइबोसोम होता है, DNA भी होता है लेकिन सिंगल हेलिक्स होता है। और ये जो है ये प्रोकैरियोटिक सिर्फ वायरस सब में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका से हम लोगों का शरीर बना होता है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि हम लोगों में कौन सा कोशिका है, तो यूकैरियोटिक कोशिका है। ये जो है यूकैरियोटिक कोशिका ये पूर्ण विकसित कोशिका है। कोशिका के सभी अंग होते हैं इसमें यूकैरियोटिक में, और 80 ऐसे राइबोसोम पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में 70 ऐसे राइबोसोम पाया जाता है। इसमें DNA का हिस्टन प्रोटीन होता है, उसमें सिंगल हेलिक्सिन होता था, इसमें डबल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि चित्र के माध्यम से बताया गया है। कोशिका विभाजन की खोज जो है बिरचॉ नामक वैज्ञानिक ने किया था। जंतु में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है, जो कि सेंट्रोसोम के बारे में पीछे पढ़े थे। और पादपों में विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। ये कोशिका विभाजन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। आइए देखते हैं कि असूत्री विभाजन में क्या होता है। तो देखिए, असूत्री विभाजन की खोज जो है रैमैक नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह 2 भागों में टूटती है। विभाजन जीवाणु, अमीबा, विषाणु, सूक्ष्मजीव। यानी ये जो है जीवाणु, बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस यानी विषाणु, सूक्ष्मजीवों में है असूत्री विभाजन होता है। देखिए कुछ इस तरह से रहता है पूर्ण, और धीरे धीरे बीच से यहाँ से थोड़ा सा चिपकने लगता है और धीरे धीरे करके ये 2 भागों में टूट जाता है। देखते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की खोज जो है वाल्थर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, और कायिक कोशिका जो है शरीर कायिक कोशिका, हमारा शरीर कायिक कोशिका से ही बना है। समसूत्री विभाजन की 5 अवस्था होता है। पहला होता है इंट्राफेज, ये सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें DNA का निर्माण होता है इंट्राफेज में। क्रोमोसोम का अलग हो जाता है इस इंट्राफेज में। उसके बाद है प्रोफेज, तो स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण प्रोफेज में होता है, केंद्रक का विभाजन होता है प्रोफेज में। उसके बाद है मेटाफेज, अगला फेज। स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण जो है ये मेटाफेज ही है। उसके बाद है एनाफेज, ये जो है सबसे छोटी अवस्था है। उसके बाद है टेलाफेज, यह अंतिम अवस्था है। इसमें विभाजन कार्य पूर्ण हो जाता है, स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जाता है। देखिए छिपकली, चूहा के पूंछ में समसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद अगला था अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है केवल जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका में सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें मातृ कोशिका जो है 4 पुत्री कोशिका में विभाजित हो जाता है। इसकी खोज जो है हर्टविग ने किया था। क्रॉसिंग ओवर की घटना इसी में होता है, अर्धसूत्री विभाजन में। प्रोफेज अवस्था की घटना इसमें सबसे बड़ी होती है। जनन कोशिका वो होती है जैसे नर में एक कोशिका है शुक्राणु, मादा में कोशिका है अंडाणु, तो उसी विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन से होता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसमें सभी सब्जेक्ट जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको नोट के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, और ये जो नोट है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।